हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मैं सतीश सर आज प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा लेक्चर लेके आया हूं। बच्चों, कल हमने सीखा था कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के कितने नियम हैं, वो नियम क्या क्या हैं, वो सब हमने कल सीख लिया था कल के वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो में हम उनसे संबंधित कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हमारे पास एक घटना है अपवर्तन से संबंधित, वो ये कि पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुरा एवं छोटा प्रतीत होना। अक्सर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी में डूबी यदि कोई छड़ी है या कोई पेंसिल है तो वो मुरा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो बच्चों, होता क्या है इसमें, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। बच्चों, मान लो ये कोई क्या है, ग्लास है। क्या है बच्चों? ग्लास है और इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? पानी भरा हुआ है। ठीक, तो अब देखो क्या होगा कि बच्चों मान लो इसमें ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। और इसमें एक छड़ी को हम इस तरह से क्या किए हुए हैं, डुबोए हुए हैं। छड़ी को क्या किए हैं? डुबोए हुए हैं। अब चूंकि अगर आप इस छड़ी को देखना चाहते हैं तो छड़ी को देखने के लिए क्या करना होगा? छड़ी को देखने के लिए इनसे प्रकाश की किरणें आएगी। बोलो भाई हाँ या ना? इनसे प्रकाश की किरणें आएगी, जो किरणें आपके आंखों तक पहुंचेगी। ये मान लो पहली किरण है और ये मान लो बच्चों दूसरी किरण है। ये दोनों किरणें आपके आंखों तक पहुंचेगी तो ही आपको ये छड़ी दिखलाई पड़ेगी। लेकिन बच्चों ये किरणें जैसे ही ये इस पानी से बाहर निकलती हवा में, इसका अपवर्तन हो जाता है और ये बच्चों टेढ़ी हो जाती है। मतलब ये कि वास्तव में ये किरणें जिस बिंदु से आ रही होती है उस बिंदु से ना आकर आपको कहीं और से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसके कारण से क्या होता है, वास्तव में देखो ये किरण यहाँ से आ रही थी लेकिन आपको लगेगा कि थोड़ा ऊपर से आ रही है और थोड़ा पीछे से आ रही है, जिस कारण आपको ऐसा लगेगा। इसमें आप देख सकते एग्जाम्पल में कि वास्तव में छड़ी कहीं और डुबोई गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छड़ी थोड़ी टेढ़ी भी है और थोड़ा ऊपर है और इसकी लंबाई जो है ना बच्चों वो भी थोड़ी छोटी आपको महसूस हो रही है, आपको अनुभव हो रही है। तो वास्तव में अगर एक लाइन में इसका कारण पूछे तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से होती है। क्योंकि छड़ी का जो भाग पानी में डुबोया हुआ रहता है उस भाग से आने वाली प्रकाश की किरणों का जब वो हमारी आंख तक पहुंचता है उससे पहले ही पानी से जब वो हवा में आता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। और अपवर्तन के कारण हमें छड़ी की वास्तविक स्थिति ना दिखकर बच्चों उसका प्रतिबिंब दिखता है, उसकी आभासी स्थिति दिखती है, जिसके कारण हमको छड़ी का मुरा होना या बच्चों छड़ी का क्या होना प्रतीत होता है, थोड़ा कम लंबाई प्रतीत होता है और छोटा प्रतीत होता है। तो बच्चों ये आंसर आप एग्जाम में लिख कर आएंगे, है ना बच्चों। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारा है अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। बच्चों आप लोग अक्सर बचपन में ऐसे किए होंगे कि अगर कहीं कोई किताब पढ़ रहे हो आप और उस किताब के ऊपर यदि आपके पास कांच का कोई स्लैब है, यदि आप उसे रखते हो उस पर ना, तो क्या होता है कि आपको अक्षर थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अक्षर से प्रकाश उस कांच से होकर गुजरती है और हवा में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण आपको अक्षर वास्तव में ना दिखकर अक्षर का प्रतिबिंब दिखता है। और अक्षर का प्रतिबिंब वहीं दिखता है जहां पर बच्चों उस अक्षर का वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, मतलब थोड़ा ऊपर, जिसके कारण क्या होता है आपको अक्षर थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आप चाहे तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप आंसर में लिख सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बच्चों। अगला हमारा क्या है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना वो ये है कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। मान लो बच्चों ये क्या है? एक मछली है। ये क्या है बच्चों? एक मछली है। ये आपका मान लो क्या है? एक मछली है बच्चों। और अगर मान लो ये कोई मछुआरा है और इस मछली को देख रहा है तो बच्चों होगा क्या कि मछली से ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है ये वास्तव में इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करेगी इसका अपवर्तन होगा बच्चों। और अपवर्तन के कारण इस मछुआरे को
मछली की वास्तविक स्थिति ना दिखकर मछली की जो है बच्चों इसकी आभासी स्थिति दिखेगी। मतलब वास्तव में मछली यहाँ है लेकिन उसको मछली इस स्थान पर दिखेगी, जिससे मछुआरे को क्या होता है, मछली पकड़ने में कठिनाई होती है। और यही घटना बच्चों हर चीज़ के साथ होता है। चाहे यदि आप किसी पानी से भरे गिलास में कोई छड़ी डुबो दो, वो आपको छोटा प्रतीत होता है, वो आपको टेढ़ा प्रतीत होता है। या बच्चों ऐसे कहो कि आप बुक के ऊपर कोई ग्लास रख दो तो अक्सर आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इन सब का कारण बच्चों यही है कि उन चीज़ों से जब प्रकाश की किरणें हवा में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है और आपको उसकी वास्तविक स्थिति ना दिखकर आभासी स्थिति दिखती रहती है ना बच्चों। इसका आंसर आप ये स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नहीं तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। क्या है इस घटना का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। मैंने कहा ना बच्चों कि यदि आपको इस घटना का एक लाइन में आंसर बताना है तो आप कह सकते हो कि ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, अपवर्तन के कारण होता है। जब पानी के अंदर स्थित मछली को किसी न किसी कोण पर देखा जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर तथा कुछ आगे भी दिखती है। जाहिर सी बात है बच्चों, देखो मछली वास्तव में यहाँ है लेकिन इसको कुछ ऊपर दिखलाई पड़ेगा और इसको कुछ आगे भी दिखलाई पड़ेगा बच्चों, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसलिए मछुआरा वास्तविक रूप में मछली को नहीं भेद पाता है बल्कि उस मछली के प्रतिबिंब को भेदने का ही प्रयास करता है ना। परिणाम स्वरूप उस मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होती है। इसलिए अनुभवी मछुआरा हमेशा मछली के पूंछ पर आघात करता है। पूंछ पर आघात करने से वास्तव में बच्चों ये प्रतिबिंब और थोड़ा आगे बनेगा और यदि ये पूंछ पर आघात करेगा तो हो सकता है कि वास्तव में ये चीज़ मछली के एकदम करीब जाके लगे, है ना। अनुभवी मछुआरा हमेशा मछली के पूंछ पर आघात करता है और मछली भेदने में उसे आसानी होती है। तो बच्चों ये आंसर आप लिखकर एग्जाम में आ सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला हमारा बच्चों क्या है। चलिए बच्चों अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। बच्चों हमारे सामने जो नया टॉपिक है उस नए टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, अपवर्तनांक। क्या नाम है नए टॉपिक का, अपवर्तनांक, या इसी को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना बच्चों इसको डिनोट किया जाता है किस चीज से, म्यू से। किस चीज से डिनोट किया जाता है बच्चों, म्यू से। लेकिन ये होता क्या है बच्चों, अगर मैं ऐसे कहूं अपवर्तनांक क्या होता है तो एक शब्द में है कि अगर आप प्रकाश को किसी भी माध्यम से गुजारो तो होता क्या है, होगा ये बच्चों कि वो माध्यम उस प्रकाश के गुजरने का विरोध करेगा। क्या करेगा बच्चों, वो माध्यम ना उस प्रकाश के गुजरने का विरोध करेगा, उस प्रकाश को जाने से रोकेगा। और ये जो उसके गुजरने का विरोध करता है उसी की माप को वास्तव में हम लोग उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमको मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग ये डिफाइन करेंगे और यही आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है। क्या कि बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल, कहां पर प्रकाश की चाल बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या याद रहेगा बच्चों आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहा जाता है बच्चों, अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे यदि आपको पानी का अपवर्तनांक निकालना है, किसका अपवर्तनांक निकालना है बच्चों, पानी का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप निर्वात में जो प्रकाश की चाल है बच्चों उसको ऊपर में रखो और पानी में जो प्रकाश की चाल है बच्चों उसको नीचे में रखो और फिर जो अनुपात आपको निकलता है वही बच्चों पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो बच्चों, पानी का अपवर्तनांक, है ना। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या है। किन्हीं दो माध्यमों जैसे हवा और कांच या हवा और जल के लिए आपतन कोण की जिया, बच्चों ये क्या आ गया, की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये स्नेल के नियम से डिफाइन किया हुआ है। याद है मैंने आपको स्नेल के नियम में क्या कहा था, स्नेल के नियम में आपको कहा था कि आपतन कोण की जिया
और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। और मैंने ये भी कहा था कि वो जो नियतांक है ना बच्चों, वो उन दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है ना बच्चों। तो एक बात याद रखना, ये जो डेफिनेशन यहाँ पर है बच्चों, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है। ये डेफिनेशन आपको कहाँ लिख के नहीं आना है बच्चों? एग्जाम में लिख कर नहीं आना है, ये केवल समझने के लिए है। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये आप स्नेल के नियम में जरूर लिख सकते हैं, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ क्या लिखना है? तब यहाँ लिखना है बच्चों क्या, कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या बच्चों आगे पढ़ते हैं। अपवर्तनांक को प्रायः किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? म्यू से। ये वाला सिंबल याद रहेगा ना, पहले आप यू लिख देना छोटा सा और इसमें इस लाइन को बड़ा कर देना। तो बच्चों इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? म्यू प्रोनाउंस करते हैं, याद होगा आप सबको, है ना बच्चों। या इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ये भी को ना थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखना, इसको न्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको न्यू, है ना। प्रकाश की किरण यदि हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है, और यदि वह हवा में आपतन कोण आई तथा कांच में अपवर्तन कोण आर हो तो अपवर्तनांक म्यू या न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? साइन आई बटे साइन आर। अब बच्चों मैं एक्स्ट्रा जो आपको डेफिनेशन बताता हूं वो आप याद रखोगे क्या? मैं बार बार बोल रहा हूं, निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल को बच्चों क्या चीज से डिनोट करते हैं? सी से। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या चीज डिनोट करेंगे बच्चों? भी से। तो आपको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? कहा जाता है बच्चों उस माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपको बच्चों म्यू बराबर ये भी फॉर्मूला याद रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, सी बाय भी। क्या याद रखना है बच्चों? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन भी। क्या याद रहेगा? अब बच्चों यहां से एक बात मैं बताता हूं, जहां सी क्या है बच्चों? सी को समझना, निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ओके। और बच्चों आपको यह भी याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता कितना है बच्चों? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या याद रहेगा? चलिए अब बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ एक लाइन लिखी हुई है जो आपको हमेशा याद रखना है, कि जो अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का या किसी भी पदार्थ का, वो कभी भी आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी पदार्थ या किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना, वो आपतन कोण पर कतई निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो बच्चों दो चीजों पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ की प्रकृति और बच्चों प्रकाश के रंग पर। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के प्रकृति और बच्चों प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब बच्चों यहाँ पर ना विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं बच्चों? विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। फिर भी मैं बच्चों इंपॉर्टेंट जो अपवर्तनांक है महत्वपूर्ण माध्यम के जिनसे क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में बनता है, उस पर मैं स्टार लगा देता हूं, जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। एक तो बच्चों आपका है ये हवा। हमेशा याद रखना बच्चों, हवा का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1 होता है। आपको एकदम पॉइंट में इतना याद नहीं रखना, केवल याद रखना हवा का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और आइस जो बर्फ है ना बच्चों, बर्फ का कितना होता है? 1.31। अगर बच्चों पानी की बात करो तो पानी का कितना होता है? 1.33। कितना होता है बच्चों? 1.33। और इधर बच्चों आपको यहाँ क्राउन कांच और फ्लिंट कांच की याद रखनी है ना बच्चों। इसमें मैं स्टार लगा देता हूं, इसमें भी और इसमें भी। आपको हवा का याद रखना है 1 होता है, बर्फ का याद रखना है 1.31 होता है, पानी का याद रखना है बच्चों 1.33 होता है। उसके बाद बच्चों क्राउन कांच का याद रखना है 1.52 होता है, फ्लिंट कांच का याद रखना है 1.65 होता है। और बच्चों कहीं पर ना ही क्राउन कांच का जिक्र हो और ना ही फ्लिंट कांच का जिक्र हो, तब बच्चों आप एक बात याद रखना, अगर केवल कांच लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ बच्चों? केवल कांच लिखा हुआ हो, तो आप एक लाइन में आंसर देना इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। कितना होता है इसका अपवर्तनांक? 1.5, है ना। चलिए अब बच्चों आपको यहां से फिर दूसरा जो याद रखना है वो हीरा का याद रखना है। किसका याद रखना है बच्चों? हीरा का याद रखना है कि कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42 होता है, याद रहेगा बच्चों। अब इनमें से किसी का भी ज्यादा याद नहीं रखना है,
फिर भी मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। हवा का 1, बर्फ का 1.31, पानी का 1.33, उसके बाद बच्चों क्राउन कांच का 1.52, फ्लिंट कांच का 1.65, हीरा का बच्चों 2.42 अपवर्तनांक होता है। चलिए बच्चों अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए बच्चों अब आगे आपके सामने क्वेश्चन, क्या आगे आपके सामने क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हर एक चीज को समझा है तो चलिए बच्चों उसको हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, प्रकाश हवा से कहां जा रही है, हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। मतलब बच्चों पहले हवा में होती है, उसके बाद कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। बच्चों कांच जो है ना उसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। फिर कहता है कांच में प्रकाश की का वेग ज्ञात करे। मतलब बच्चों भी, और यहाँ जी लिख देता हूं मैं, समझने में परेशानी नहीं होगी। बच्चों वी जी का मतलब हुआ जी फॉर ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल, और यहां मैं बच्चों म्यू जी लिख देता हूं, इसका मतलब अपवर्तनांक, लेकिन किसका, ग्लास का। तो बच्चों ये आपको फाइंड आउट करना है, और इसमें दिया है कि प्रकाश का वेग जो हवा में होता है वो कितना होता है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, अभी अभी मैंने अपवर्तनांक बताया, क्या बताया बच्चों, अपवर्तनांक। आप यहां से ये याद रखिएगा क्या, कि अपवर्तनांक बराबर अभी अभी मैंने बताया निर्वात में प्रकाश की चाल। कहां प्रकाश की चाल बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे बच्चों माध्यम में प्रकाश की चाल। कहां पर प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या आपको याद रहेगा बच्चों ये फॉर्मूला, अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू = C/V। अगर आप यहाँ म्यू जी लिखे हो तो यहाँ भी जी लिख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर यदि आपको भी जी निकालना है ना, तो आप यहाँ इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो गया C/μg। अब C का वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों, C का मतलब निर्वात बोलो या हवा बोलो। बच्चों निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल समान होती है। मैंने क्या कहा कि निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है। बच्चों C का वैल्यू आप कितना रखोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यूजी का वैल्यू कितना दिया, 1.5 दिया गया है। बच्चों 1.5 से 3 2 टाइम्स में कट जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए बच्चों कि जो कांच है ना उसमें प्रकाश की चाल कितना आ गया आपको, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ भाई क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। बच्चों ऐसे ही प्रश्न, आसान आसान प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और अक्सर ये प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब आगे क्या दिया गया है, अगला हमारा प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है। कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। बच्चों एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताया वो अभी मैं बता रहा हूं, क्या, तो ध्यान से देखिए। अगर बच्चों किसी के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक पूछे, जैसे 2 माध्यम है, एक माध्यम है बच्चों A जिसका अपवर्तनांक बच्चों मान लो μA है, और एक माध्यम है बच्चों B जिसका अपवर्तनांक कितना है बच्चों, μB है। मैंने क्या कहा, 2 माध्यम है, एक A और दूसरा B। A का अपवर्तनांक μA, B का अपवर्तनांक μB है। अब बच्चों यदि आपको ये प्रश्न पूछे A के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चों, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक बताओ, किसका अपवर्तनांक बच्चों, B का अपवर्तनांक। तो देखिए बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बच्चों फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आपको कह रहा है A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक बताओ, तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जिसके सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालने का रहा है, क्या कह रहा है, जिसके सापेक्ष, उसके अपवर्तनांक को बच्चों हमेशा नीचे में रखोगे। मैंने कहा जिसके सापेक्ष, तो बताओ यहां किसके सापेक्ष कह रहा है, A के सापेक्ष कह रहा है, तो बच्चों A के अपवर्तनांक को नीचे में, मतलब μA नीचे में। और बच्चों जिसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, जैसे यहां B का पूछ रहा है, तो बच्चों B का अपवर्तनांक कहां रखोगे, ऊपर में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, μB बटे में कितना बच्चों, μA। और इसको लिखने का तरीका 1 लाइन में बच्चों, क्या, A μB। A μB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, A μB = हो जाएगा μB अपॉन में कितना बच्चों, μA। क्या हो जाएगा बच्चों, μB अपॉन में कितना, μA। इसका मतलब है बच्चों क्या कह रहा है, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, A के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बच्चों, B का। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्या है,
कांच का अपवर्तनांक दिया गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक, इसको लिखते हैं बच्चों म्यू जी। कितना दिया गया है, 1.6। आगे क्या दिया गया है बच्चों, हीरा का अपवर्तनांक, इसको म्यू डी लिख दो, डी फॉर डायमंड याद रखना, ओके 2.4 है। आपको क्या कह रहा है, कांच के सापेक्ष हीरा का, कांच के सापेक्ष, बच्चों कांच के सापेक्ष पूछ रहा है तो याद रखिए कांच के अपवर्तनांक को नीचे में रखना है। कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक है ना, हीरा का अपवर्तनांक। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि जिसके सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए कह रहा है उसके अपवर्तनांक को नीचे में रखो। तो कांच के अपवर्तनांक को नीचे में मतलब म्यूजी नीचे में, और बच्चों म्यूडी कहाँ आ जाएगा, ऊपर में। म्यूडी का वैल्यू 2.4 और म्यूजी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया बच्चों। और ध्यान से अगर देखो आप तो क्या पाओगे, आप पाओगे ये बच्चों कि ये 8 से जा रहा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 में 2 से भाग दोगे बच्चों 1 दशमलव कितना आ जाएगा 5। यही आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाते हैं। यही अगर बच्चों आपको उल्टा पूछता हीरा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तब इसका आंसर उल्टा आता बच्चों 2/3। तब इसका आंसर कितना आता बच्चों 2/3, ये उलट जाता। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर लिख सकते हो। फिर भी मैं बच्चों एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको अपवर्तन पूछे तो सीधा सीधा एक बात समझ लेना कि अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का अपने पद से विचलित हो जाना। अपवर्तन का क्या अर्थ होता है बच्चों, प्रकाश का अपने पद से विचलित हो जाना। लेकिन कैसे, तो माध्यम में परिवर्तन की वजह से। किस तरह से बच्चों, माध्यम में परिवर्तन की वजह से। जब कोई प्रकाश बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, अपने पद से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है बच्चों कि ये आंसर आप लोग आसानी से लिख लोगे, बोलो हाँ या ना। और एक चीज हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आपको परावर्तन पूछे, अपवर्तन पूछे ना, तो इसके आंसर के साथ में डायग्राम जरूर बनाया करो। उम्मीद है बच्चों इसका आंसर आप लोग लिख लोगे। अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखें। बच्चों मैंने आपको कहा था प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उम्मीद है कि आपको याद होगा। पहला नियम मैंने क्या बताया था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बच्चों आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और बच्चों दूसरा नियम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या बच्चों, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, और वो बच्चों उन दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। उम्मीद है कि ये लाइन आपको याद रहेगा बच्चों। और इसमें यह भी याद रखना है कि जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है ना, इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है बच्चों, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर बच्चों हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या है, हाँ यहां पर आपको बच्चों थोड़ा ध्यान देना है। कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जिन कारकों पर निर्भर करती है लिखें। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। बच्चों आपको ये लिखना है कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना, वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बच्चों किन किन कारकों पर निर्भर करती है वो कैसे बताएंगे, तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो किसी पदार्थ या किसी माध्यम का अपवर्तनांक है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है बच्चों, बल्कि 2 चीजों पर निर्भर करता है। कितनी चीजों पर निर्भर करता है, 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला क्या, माध्यम की प्रकृति। पहला किस पर निर्भर करता है बच्चों, माध्यम की प्रकृति। और दूसरा आपको याद रखना है बच्चों प्रकाश का रंग। ये 2 फैक्टर है जिस पर किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना वो निर्भर करता है। कौन कौन सा फैक्टर है बच्चों, पहला है माध्यम की प्रकृति और दूसरा है बच्चों प्रकाश का रंग। याद रखना है ये आपको। उम्मीद है बच्चों की आपको याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस कथन का क्या अर्थ है बच्चों, इस कथन का क्या अर्थ है तो आसान भाषा में आपको बताना है। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ क्योंकि मैंने अपवर्तनांक का आपको एकदम वो
क्या कहते हैं बच्चों, परिभाषा नहीं बताया था वहां लिखकर, तो मैं यहां लिख कर बताता हूं बच्चों। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसका तात्पर्य यह है कि, इसका तात्पर्य यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं कांच में, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात, चाल का बच्चों अनुपात कितना है, 1.5 है। बच्चों कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका यही अर्थ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है बच्चों, 1.5 है। ये जो दिया गया है इसका मतलब है कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात दिया गया है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। क्या है अगला क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं इसको लिखिए। मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मान लो किसी कांच से गुजरती है, कहां से गुजरती है बच्चों, कांच से गुजरती है, तो बच्चों आपतित किरण की पहले वाली दिशा और बच्चों निर्गत किरण की दिशा, चूंकि ये दोनों मतलब एक ही दिशा में होती है, लेकिन ये बच्चों अलग अलग पथ पर चलती है। तो बच्चों दोनों के बीच की जो लांबिक दूरी होती है, दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, आप लांबिक दूरी भी कह सकते हैं और आप न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। इसी दूरी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्नेल के नियम को लिखे। एकदम इसमें वीवीआई लगा लेना है। क्या लगा लेना है बच्चों, एकदम इसमें वीवीआई लगा लेना है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्नेल का नियम क्या है बच्चों, आइए समझते हैं स्नेल का नियम, जो मैंने पहले समझा दिया फिर भी मैं समझा रहा हूं। क्या, स्नेल के अनुसार से आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, हमेशा एक नियतांक होता है, और यह नियतांक उन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के बराबर होता है। कौन से दो माध्यम बच्चों, जिन दो माध्यमों में प्रकाश चलती है, जैसे कि हवा से पानी में गई तो पानी और हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होगा। कौन बराबर होगा, तो बच्चों आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। तो इसमें क्या लिखना है बच्चों, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। और बच्चों इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, कांस्टेंट, या इसे आप म्यू भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, म्यू भी लिख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नया क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी पेंसिल को पानी में तिरछा डुबाने पर वह छोटी तथा मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। बच्चों एक लाइन में इसका आंसर लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन अगर आपको पूरा आंसर लिखना है बच्चों तो पीछे मैंने इसका कारण बताया, वहां से आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये कि मछुआरे को जल के अंदर मछली भेजने में कठिनाई होती है, क्यों। मैंने पीछे ही एक कॉन्सेप्ट समझाया है बच्चों इसको, कि चूंकि मछली से आने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, जिसके कारण मछुआरे को मछली की वास्तविक स्थिति ना दिखकर बच्चों उनको उसको जो है ना उसकी आभासी स्थिति दिखता है, उसको मछुआरे को मछली का प्रतिबिंब दिखता है, जिसके कारण वो सही निशाना नहीं लगा पाता है ना बच्चों। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेंस, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है बच्चों ये चीज आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।